Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics A levels. As you know that we have recently started a past paper series. मैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ. एंड दिस पेपर इज़ मई जून 2004 पेपर 2 ए लेवल्स के वो वाले सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एएस में अपेयर होना है या कॉम्पोजिट में अपेयर होना है. दिस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और A1 के वो बच्चे जिनको ये रियलाइजेशन अभी तक नहीं हो रही कि अगर उन्होंने एएस नहीं देना और कॉम्पोजिट एग्ज़ाम देना है तो बच्चों आप भी एएस की तैयारी साथ साथ करें. A2 में जाकर लोड एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है. एज सच एएस को लुक बैक करने का थोड़ा सा टाइम आपके पास कम होता है. ठीक है. अच्छा बच्चों, अगर आप मेरे साथ ये पेपर सॉल्व करने लगे हैं तो आप इस कॉन्फिडेंस से और इस इंटेंशन से बैठें कि आपने ये पेपर कंप्लीट करके उठना है. आई एम कंप्लीटिंग दिस होल पेपर इन वन गो. मेरे पास भी फ़ोन है लेकिन मैंने उसको एयरप्लेन मोड पे किया और दूर रख दिया. इस रूम में मेरा फ़ोन नहीं है. ठीक है. तो आप भी ऐसा ही करिए, बल्कि ऐसा ही किया करें कि जब भी आपने पढ़ना हो तो एटलीस्ट आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होकर पेपर सॉल्व करें. राइट. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो डोंट लीव द लेटेस्ट पेपर टिल द लास्ट मोमेंट. आप पास पेपर्स को पहले ही देखा करें. लास्ट मोमेंट जो होता है जस्ट एक आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो. इससे ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं होता और आपको नींद पूरी करनी चाहिए. ठीक है. तो अब मैंने लेटेस्ट ये देखा है कि जो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा आते हैं. तो आपको ये लेटेस्ट पेपर जो हैं ये पहले ही कर रख लेने चाहिए. ठीक है. अब हम ये सारी वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन कर रहे हैं. आपको भी पता है कि ये वीडियो जो है बहुत हाई रेजोल्यूशन और हाई क्वालिटी में है. अगर आपने इसका अच्छा व्यू लेना है और अगर आपने इसको इन्जॉय करना है, आई विल सजेस्ट कि आप एक लाउंज में चले जाएं और अपनी एलईडीज़ पे या स्मार्ट टीवीज़ पे बिग स्क्रीन्स पर इस वीडियो को प्ले करें. यू विल एन्जॉय. और आप कंफर्ट में आके इस पास पेपर को मेरे साथ एंजॉय करें रादर देन अ स्मॉल स्क्रीन ऑफ मोबाइल फ़ोन जिसमें आपको थोड़ा सा आपके पास लिमिटेशन होती है, टेक्स्ट छोटा होता है, आप एंजॉय नहीं करते. मेरी सजेशन मानेंगे तो आप स्लेट की वीडियोस को बिग स्क्रीन्स पर प्ले करके देखा करें. राइट. सो अल्लाह का नाम लेते हुए वी आर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो. दिस पेपर इज़ मई जून 2024. लेटेस्ट पेपर है एंड दिस इज़ वेरिएंट 2 विच इज़ द वेरिएंट विच अपेयर्स इन पाकिस्तान. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस पेपर. दिस पेपर हैज़ टोटल मार्क्स ऑफ 60. जनरली इसके अंदर 5 अप टू 7 क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल और आपने इस पेपर को विद इन टाइम 1 आवर 15 मिनट्स में इसको अटैम्प्ट करना होता है. ठीक है. फर्स्ट पेज पे यू हैव सम ऑफ द कांस्टेंट्स. आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है विच इज़ 9.81 एंड यू हैव सम अदर कांस्टेंट्स. और अगले पार्ट में आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं. यू हैव 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन, देन यू हैव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अप थ्रस्ट, फार्मूला ऑफ डॉपलर इफेक्ट, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है. देन यू हैव 2 फार्मूलाज ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. और ये फार्मूलाज ऐसे हैं कि जनरली जो आपको याद ही होते हैं. ठीक है. तो आपको जो मैक्सिमम फार्मूलाज अदर देन दिस हैं, फॉर एग्जांपल द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फॉर एग्जांपल द फार्मूला ऑफ जो वेव्स में यूज़ होते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाले फार्मूलाज, यू हैव टू मेमोराइज दोज फार्मूलाज. राइट. सो लेट्स स्ट्रेट अवे जंप ऑफ टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड लेट्स बिगिन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा करेंगे ताकि आपको यहाँ से एक अच्छा हेड स्टार्ट मिले. आप कॉन्फिडेंटली अपना पूरा पेपर भी एक स्ट्रीम लाइन हो जाएंगे और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अच्छी तरह से कर पाएंगे. और याद रखना, आप फिज़िक्स के हर पेपर में परफेक्ट स्कोर कर सकते हो. ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इंटेंट और कितनी प्रैक्टिस है. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. पार्ट ए सेज दैट द लिस्ट बिलो शोज सम एसआई क्वांटिटीज. क्वांटिटी की बात हो रही है, यूनिट्स की बात नहीं हो रही. राइट. ओके. अंडरलाइन the quantity that is not SI base quantity. Generally base quantity 7 है. For example time, length, current, mass, amount of substance, luminous intensity and thermodynamic temperature. इसके अलावा सारी की सारी base quantities नहीं है, rather they are derived quantities. So you have to underline the ones which are not base quantities, right? So that is not a base quantity. Definitely charge is not a base quantity. Right. You have to solve your paper using blue or black ink. Diagrams or graphs पे you can use pencil. Right. Okay, let's move on to the next part. The square of solar panel. Solar panels का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है
और उसने बड़ा ट्रेंडी क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास सोलर पैनल जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर जगह पे यूज़ हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है विथ साइड्स ऑफ लेंथ 13 मिलीमीटर। अब जो स्क्वायर शेप है तो दोनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं एज शोन इन फिगर 1.1। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सोलर पैनल। द पावर ऑफ द लाइट इंसिडेंट इज 750 वॉट्स। कैलकुलेट द इंटेंसिटी। जो बच्चों आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पर पावर गिवन है, एनर्जी ओवर टाइम विल बी रिप्लेस बाय पावर, सो यू विल राइट पावर डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। सो फॉर्मूला लिखा करें, फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला स्किप ना किया करें, बिकॉज 3 मार्क्स है, 1 मार्क इज देयर फॉर द फॉर्मूला। नाउ एरिया फाइंड आउट करने के लिए यू मस्ट रियलाइज कि आपके पास बच्चों जो लेंथ गिवन है, दिस लेंथ इज इन मिलीमीटर्स विच इज नॉट द SI यूनिट ऑफ लेंथ, right? The SI unit of length is meter, so that you have to convert this value in meters by multiplying this value by 10 raised to power minus 3, जो कि मैं डायरेक्टली अपनी वर्किंग में ही शो कर लूँगा। द पावर इज 750, राइट, एंड एरिया इज लेंथ स्क्वायर, वन ऑफ द लेंथ इज 1300, तो आप जनाब करेंगे 1300 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 और ये लेंथ हो गई, एरिया इज लेंथ स्क्वायर। पिक अप योर कैलकुलेटर्स, substitute the values, so it is 750 divided by 1300 multiplied by 10 raised to power minus 3 whole square. The value that you are getting is 443.786. I will write in 3 significant figures. I will write 444 watts per meter square. Watts per meter square, right? So the right answer is 444 watts per meter square. Let's move on to the next part. The percentage uncertainty in the incident power is 3% and uncertainty in length is 5 millimeters. Calculate the percentage uncertainty in the intensity of the light. So what is the formula of intensity that you are using? Intensity of light is equal to power divided by area of the solar plate, right? So area के लिए आपने further use किया है length square. So according to this formula, intensity is equal to power divided by length square, right? Okay, intensity is delta intensity over intensity multiply by 100. Why I am multiplying it by 100? Because I have to find percentage uncertainty here, राइट अगर फ्रैक्शनल या एब्सोल्यूट फाइंड आउट करनी होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई ना करता। इज इक्वल टू डेल्टा पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस जो पावर होगी वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो दिस विल बी डेल्टा लेंथ ओवर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको इंसिडेंट पावर के लिए कौन सी अनसर्टेनिटी गिवन है, परसेंटेज, और लेंथ के लिए आपको सिंपली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है। तो आपको ये वाली वैल्यू पूरी गिवन है, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यू आपको 3% गिवन है, सो यू विल रिप्लेस इट बाय 3 प्लस 2 टाइम्स, ओके, अनसर्टेनिटी इज 5, द टोटल लेंथ इज 1300 मिलीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको देखें कि मैंने जान के इसको मीटर्स में और इसको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज इट्स रेशो ऑफ लेंथ। अगर मैं करता भी तो मैं 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता और वो फैक्टर्स जो थे वो कैंसल आउट हो जाने थे, राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द कैलकुलेटर, सो यू विल राइट 3 प्लस 2 टाइम्स 5 divided by 1300 multiply by 100 and the answer is 3.77%. 3.77%. आप अपने फाइनल आंसर को ब्लैंक पे भी ज़रूर लिखा करें। 3.77%, आप 3.8% भी लिख सकते हो, ठीक है, आप 2 सिग्निफिकेंट आंसर भी लिख सकते हो, सो यू विल राइट 3.77%. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. द यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द सोलर पैनल इज 160 watts. Calculate the percentage efficiency of the solar panel. ओके, इनपुट पावर कितनी थी जनाब?
your input power was given in the previous part and that was 750 watts, right? So आप पहले फॉर्मूला लिख लो. Efficiency is equal to output power divided by input power multiplied by 100. Now you will substitute the values. 160 divided by 750 multiplied by 100. ठीक है? So 160 divided by 750 multiplied by 100. The efficiency of solar panel is 21.3%. 21.3%. ठीक है. अनसर्टेनिटीज की बच्चों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को ठीक से अटैम्प्ट करें. सो एफिशिएंसी इज 21.3%. Another square solar panel is placed so that the light of the same intensity is incident normally on it. The new panel has shorter sides than the original panel. ठीक है. अब वो शॉर्टर साइड्स हैं तो उसका मतलब उसका ओवरऑल साइज, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी थोड़ा सा कम होगा. द न्यू पैनल हैज़ सेम पावर आउटपुट एज ओरिजिनल पैनल. ठीक है. स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द एफिशिएंसी ऑफ द न्यू पैनल इज ग्रेटर देन, लेस देन और सेम एज द एफिशिएंसी ऑफ द ओरिजिनल पैनल. अब बच्चों हुआ क्या है, इंटेंसिटी जो है दैट इज कांस्टेंट एंड द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया. आउट ऑफ दिस मेक पावर सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. तो जनाब पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया. अगर आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है लेकिन एरिया रिड्यूस हुआ है, एरिया रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, इनपुट पावर भी कम हो जाएगी बिकॉज शॉर्टर प्लेट है दैट विल एक्सेप्ट लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी ना. तो आप लोग लिखेंगे एज द एरिया ऑफ प्लेट इज रिड्यूस्ड, एज द एरिया इज लेसर, input power will also reduce. Input power will also reduce. और आप हेजिटेट ना किया करें, आप एग्जाम में लिख भी सकते हो कि इनपुट पावर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. आउटपुट पावर कांस्टेंट है. अब हुआ क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100. अब मैंने यहाँ पर एफिशिएंसी को सिंबल ई से रिप्रेजेंट किया है. ई एनर्जी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. ई इज एफिशिएंसी. अगर इनपुट पावर रिड्यूस हुई है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर रिड्यूस हुआ है. ठीक है. और आउटपुट पावर जो है दिस इज कांस्टेंट. तो अगर इनपुट पावर रिड्यूस होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. ठीक है. आउटपुट पावर इज कांस्टेंट तो आप लोग लिखेंगे एफिशिएंसी विल इंक्रीज या एफिशिएंसी विल बी ग्रेटर एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनपुट पावर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द input power whereas output power is constant. At this way you score 10 marks. ठीक है. अच्छा, अब बच्चे ये रियलाइज़ नहीं करते, वो कहते हैं एफिशिएंसी तो सिलेबस का पार्ट नहीं है. बच्चों यू हैव टू लुक एट द लेटेस्ट सिलेबस वेरी वाइजली एंड वेरी केयरफुली. उसमें पता चलेगा कि लेटेस्ट सिलेबस में इंटेंसिटी इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आप एक्सक्यूजेज ना ढूंढें कि इंटेंसिटी सिलेबस का पार्ट नहीं है. यू हैव टू लुक इन द लेटेस्ट सिलेबस. इंटेंसिटी इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अ स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम एयरक्राफ्ट एट टाइम t is equal to 0 and falls vertically downwards. The variation with time of her velocity v is shown in figure 2.1. तो बच्चों क्या हो रहा है कि स्काई डाइवर जो है अल्टीमेटली शी इज रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी बिकॉज बियॉन्ड दिस पॉइंट, जिस पॉइंट को मैंने यहाँ पर आपके सामने हाईलाइट किया है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एंड यू कॉल दैट कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी. राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन. यूजिंग फिगर 2.1 स्टेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्काई डाइवर. बच्चों आपने वेलोसिटी सिर्फ स्टेट करनी है तो आप एग्जाम में रूलर से
और पेंसिल से यहाँ पर एक डॉटेड लाइन भी लगा सकते हो सो दैट यू आर रीडिंग ऑफ दिस वैल्यू करेक्टली और आपका कोई मिस्टेक जो है होनी भी है तो अवॉइड हो जाए एंड दिस वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी, देखिए ज़रा ध्यान से, each deviation is representing, each small deviation is representing 1 meters per second, so this value is 39 meters per second. तो आप यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू स्टेट करें 39 meters per second. By drawing a suitable line on figure 2.1, determine the acceleration of the skydiver at time is equal to 9 seconds. अब बच्चों आपको पता है कि अगर कर्व ग्राफ हो और किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी चाहिए आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं. लेकिन अगर कर्व लाइन हो तो यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंशियल लाइन एट दैट पॉइंट फर्स्ट एंड दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट टेंजेंट लाइन. ठीक है, सबसे पहले आप ये डिटर्मिन करें कि t इज इक्वल टू 9 कहाँ पर है, वो इस पॉइंट पर आ रहा है, राइट. ओके, पॉइंट डिटर्मिन हो गया. लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट लाइन. एक ऐसी लाइन जो कि सर्कुलर आर्क पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच होती है और याद रखना इसमें भी थोड़ा सा रेंज ऑफ वैल्यूज होता है. आपका आंसर अगर उस वैल्यू रेंज में लाइक करेगा तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो यू हैव दीज 2 पॉइंट्स. वन ऑफ द पॉइंट इज दिस, अलोंग एक्स एक्सिस 17.5 एंड वेलोसिटी जा रही है 44 पे एंड अलोंग दिस पॉइंट आप ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लो. दिस इज 2.5 अलोंग विथ 27. ठीक है, 17.5 एंड 44, 17.5 एंड 44 एंड द अदर पॉइंट इज 2.5 एंड 27. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट और उस ग्रेडियंट के लिए आपने टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की है, उसको ड्रॉ रहने दे. दैट इज द पार्ट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, so you will write 44 minus 27 divided by 17.5 minus 2.5. Pick up your calculators, substitute the values. 44 minus 27 divided by 17.5 minus 2.5, your answer is 1.13 meters per second square, right? अच्छा, यहाँ पर देखिए द टाइम का यूनिट है सेकेंड्स और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड, तो आपका आंसर भी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा. द मास ऑफ द स्काई डाइवर एंड हर इक्विपमेंट इज 68 kg. ठीक है, अपथ्रस्ट ऑन द स्काई डाइवर इज नेग्लिजिबल. अपथ्रस्ट भी एक्ट करती है लेकिन वो एयर में नेग्लिजिबल बच्चों इस वजह से होती है बिकॉज एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, राइट. आफ्टर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी, स्काई डाइवर ओपन हर पैराशूट एट T1. टोटल ड्रैग फोर्स इज 1800 न्यूटन. ठीक है, डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो डेफिनेटली वो डिसेलरेट करेगी. अब देखें जनाब, जब स्काई डाइवर वॉज फॉलिंग डेफिनेटली विद हर पैराशूट क्लोज्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी एक्ट कर रही थी, हर वेट, और अपवर्ड फोर्स वॉज एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, और ये दोनों इक्वल थे. ठीक है, अ टोटल ड्रैग फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन एक्ट्स ऑन द स्काई डाइवर. जब पैराशूट ओपन होगा तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी. तो आप लिखोगे जनाब, अब टोटल जो ड्रैग फोर्स है लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल F एंड दैट ड्रैग फोर्स इज 1800. मोशन किस डायरेक्शन में है, मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो द फोर्स अलोंग द मोशन इज हर वेट. ठीक है, द अपोजिंग फोर्स इज दैट ड्रैग फोर्स एंड यू विल इक्वेट दैट बाय ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो यू विल राइट F इक्वल्स ma. बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूला ज़रूर लिखा करें. द डाउनवर्ड फोर्स इज हर वेट. ठीक है, द अपवर्ड फोर्स विच इज अगेंस्ट हर डाउनवर्ड मोशन इज द ड्रैग फोर्स विच इज F is equal to her mass multiplied by her acceleration. So downward weight can be found by using the formula W equals mg. Mass is 68, g is 9.81 minus the value of downward frictional force is 1800 is equal to mass
68 multiplied by A. Let's find out the value of acceleration. So 68 multiplied by 9.81 minus 1800 divided by 68. This value is minus 16.7 meters per second square. But he is asking just for the magnitude. जब magnitude की बात हो तो sign को mention नहीं करते. So you will just write 16.7 meters per second square, and because the resultant force is in upward direction, because it is opposing force, the direction of acceleration is also vertically upwards. ठीक है? Okay, the parachute is fully open at T2. ठीक है? At the later time, the skydiver reaches constant velocity of 5.7. तो इसका मतलब है जो second terminal velocity है जिस पर वो land करेगा, that is 5.7. Describe and explain the variation with time of the magnitude of her deceleration from T2 to T3. So basically उसकी speed reduce हुई ना maximum speed से, तो magnitude of deceleration will reduce, ठीक है, and ultimately the deceleration will become 0. तो आप लिखेंगे as the resultant force, जब वो slow down होगी तो drag force कम होगी, तो आप लिखें as the parachutist slow down, as the parachutist slows down, the drag force will reduce, the drag force, and hence resultant force will reduce, ठीक है. According to the formula F equals ma, या as force is proportional to acceleration, the deceleration will also reduce. The deceleration will also reduce and become 0, at T3. Okay, in the next part you have to find the change in momentum of skydiver at T1 and T3. So change in momentum is equal to mv minus mu. So T1 पर क्या वेलोसिटी है, आप ग्राफ से देखें, जो इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी है वो 39 है, और बाद में जो उसने वेलोसिटी रीच की है वो है 5.7. दैट वेलोसिटी इज 5.7. सो आप इसको लिख सकते हो m टाइम्स v माइनस u. मास is 68, फाइनल वेलोसिटी इज 5.7 एंड इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी वाज 39. ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर. सो 68 टाइम्स 5.7 minus 39, your answer is minus, and this minus sign is representing decrease in this magnitude. ठीक है, 2264.4 Newton seconds. 2260 लिख दे 3 significant figures में, right? Okay, next question बच्चों. Question number 3. Lightning occurs when charge build up in atmosphere, creating potential difference between ground and atmosphere. During the lightning strikes, the average current is 3.3 into 10 raised power 4 ampere. This is a large value of current. In time of 2.6 into 10 raised power minus 5. तो बच्चों small time में large current flow कर रहा है. Calculate the charge transfer during the lightning strike. So the formula of charge, आपको पता है charge Q equals IT होता है. The current is 3.3 times 10 raised to power 4. Time is 2.6 into 10 raised to power minus 5. बाकी काम कैलकुलेटर का है. 3.3 into 10 raised to power 4 multiply by 2.6 multiply by 10 raised to power minus 5. 0.858. 0.858 coulombs. Right?
0.858 coulombs. Next part. The potential difference between the ground and the atmosphere is 3 to 10 raised power 7 volts. Calculate the average power in gigawatts. बच्चों यहाँ पर वो आपका प्रीफिक्स का नॉलेज चेक करता है, तो आपको पता होना चाहिए गीगा इज 10 रेज्ड पावर 9. ठीक है. सो पावर कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास पावर का फॉर्मूला है, पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, राइट? सो यू विल राइट द फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज इज 3 into 10 raised power 7, ठीक है, एंड करंट इज 3.3 into 10 raised power 4, राइट जी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर. 3 into 10 raised power 7 multiply by 3.3 into 10 raised power 4. This value is 9.9 times 10 power 11. गीगा में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिख सकते हो जनाब 990 into 10 raised power 9. Now this giga 10 raised power 9 can be replaced by giga, so answer is 990 gigawatts. 990 gigawatts. Let's move on to the next part, part C. ज़रा कॉन्फिडेंट होके पेपर करें, पेपर आसान होते हैं, ठीक है. आप लोग उसको मुश्किल बनाते हैं, लेकिन आपने चीज़ों को आसान बनाना है प्रैक्टिस के साथ. आज से प्रैक्टिस शुरू करें. मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इनफ एफर्ट टू गेट ए स्टार. मुश्किल से आता है, लेकिन आप उस मुश्किल को प्रैक्टिस से आसान बनाएं. द लाइटनिंग रॉड इज अटैच टू अ टॉल बिल्डिंग ड्यू टू कंडक्ट. अच्छा, लाइटनिंग रॉड, बिल्डिंग के ऊपर एक रॉड लगी होती है टॉप पे, ठीक है, उसके साथ झंडा नहीं लगाते, वो एक लाइटनिंग रॉड होती है. और अब लेटली आपने देखा होगा सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो रही है, उसके साथ भी लाइटनिंग कंडक्टर लगता है, ठीक है. टू कंडक्ट चार्ज सेफली टू द ग्राउंड, द लाइटनिंग रॉड इज मॉडल्ड एज यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कॉपर केबल, कॉपर ताकि उसकी वजह से करंट फ्लो कर सके थ्रू कॉपर, ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 95 meters दैट रन्स from the ground to the top of the building as shown in figure 3.1. So you know that its total length is 95 meters, right? The resistance of the lightning rod is 9.6 ohms and resistivity is this much. Calculate the radius. तो बच्चों आप सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करो. लिखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. रेजिस्टेंस गिवन है 9.6, resistivity is 1.7 times 10 raised to power minus 8, लेंथ 95 meters है. और सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट कर लो. 1.7 multiplied by 10 raised to power minus 8 multiplied by 95 divided by 9.6. Area is 1.68 into 10 raised to power minus 7. Area is 1.6 into 10 raised power minus 7 meter square, right? एरिया से रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? वैसे आप इसको एक इक्वेशन में भी कर रहे थे, मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. एग्जाम में आप यहीं पे एरिया की जगह ही लिख देना पाई आर स्क्वायर, आपके पास डायरेक्टली रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. द एरिया इज 1.68 into 10 raised power minus 7 multiply by equal to pi r square. So divided by pi and root of answer, radius is coming out to be 2.31 times 10 raised to power minus 4 meters. 2.31 into 10 raised to power minus 4 meters. The radius of copper lightning rod is doubled. Radius double किया है, cross sectional area 4 time हो जाएगा. Why? Because area is proportional to any of the dimension square, ठीक है. आप इसको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ती है वो लेवल्स में. स्टेट द इफेक्ट ऑन द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग केबल. बच्चों जब आपने इस फॉर्मूला को देखा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. एरिया किस टाइम किस फैक्टर से इंक्रीज हुआ? एरिया हैज़ इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है. रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, ठीक है. तो आपने लिखना है रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4. आपने एक्सप्लेन नहीं करना, बिकॉज जस्ट फॉर 1 mark you have to state the right answer. So you will write resistance will decrease by factor of 4. Resistance will decrease by factor of 4, right?
A section of D part, a section of lightning rod of length 0.12 meter is removed for testing. ठीक है, सारा से नहीं रिमूव किया, सिर्फ 0.12 मीटर्स को जो है रिमूव किया. The tensile stress is 1.6 into 10 raised to power 6 pascals is applied as shown in figure 3.2. The section of the rod obeys Hooke's law. Young modulus is this much. Calculate the extension. जी बच्चों, सबसे पहले आप स्ट्रेन फाइंड आउट कर लो ना. आप लिखो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. द सिंबल ऑफ स्ट्रेस इज सिग्मा, द सिंबल ऑफ स्ट्रेन इज एप्सिलॉन. ठीक है, यंग मॉडुलस गिवन है आपको 1.3 into 10 raised to power 11 इज इक्वल टू स्ट्रेस. कितना स्ट्रेस अप्लाई किया? 1.9 into 10 raised to power 6. द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन. आप स्ट्रेन फाइंड आउट करें. स्ट्रेन इज कमिंग आउट टू बी 1.9 into 10 raised to power 6 divided by 1.3 into 10 raised to power 11. ठीक है, स्ट्रेन इज 1.46 into 10 raised to power -5. अलर्ट होके बैठो. ठीक है, स्ट्रेन आपके पास आ गया. अब आपने एक्सटेंशन फाइंड आउट करनी है. स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ. वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज 1.46. एक्सटेंशन एज कितनी एक्सटेंशन वही तो फाइंड करनी है. और लेंथ कितनी है? जितना सैंपल रिमूव किया दैट वाज द सैंपल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर्स. लेंथ इज 0.12 मीटर. ये डायग्राम में भी शो किया हुआ है. ठीक है, सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ लेंथ, सॉरी एक्सटेंशन. आप यहाँ पर एक्सटेंशन को फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1.6 मल्टीप्लाई 1.46 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसने लिखवाना है? 1.46 multiplied by 10 raised to power -5. Extension over actual length of 0.12 meters. Multiply by 0.12 कर देंगे. आपके पास एक्सटेंशन आ रही है 1.75 into 10 raised to power -6 मीटर्स, जिसको आप 1.75 माइक्रोमीटर्स भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने मीटर्स की टर्म में आंसर देना है. सो दिस विल बी 1.75 into 10 raised to power -. अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो अभी तक कोई मुश्किल, कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं आया. आएगा तो मैं बताऊँगा. आई विल एडमिट कि भाई ये मुश्किल सवाल है, इस पर ध्यान दो. बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पेपर लग रहा है. यहाँ पर कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो गड़बड़ नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, अ पिन बॉल मशीन. अगर आप प्लेलैंड में जाएं, आपने समटाइम्स पिन बॉल मशीन वहाँ पर देखी ही होगी. यूजेस अ स्प्रिंग टू लॉन्च अ स्मॉल मेटल बॉल ऑफ मैस 4.5 times 10 raised to power -2 kg अप अ रैम्प. ठीक है, बॉल को स्प्रिंग पुश करेगा. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है स्प्रिंग में वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल. ठीक है, स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड बाय 8 into 10 raised to power -2 meters एंड हेल्ड इन इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्सेज आर 0 बिकॉज एवरीथिंग इज एट रेस्ट. द रैम्प इज inclined at an angle of 15 degrees to the horizontal. The spring obeys Hooke's law and has spring constant of 29 Newton per meter. Calculate the elastic potential energy stored in the compressed spring. बच्चों किस लेंथ से compress की है? It is compressed by 8 into 10 raised to power -2. What are the two formulas of elastic potential energy बच्चों? Elastic potential energy is equal to half Fe. फोर्स हमें नहीं पता तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज हाफ KE स्क्वायर. सो आई एम यूजिंग अ फॉर्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ KE स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सब कुछ गिवन है. द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 29 एंड एक्सटेंशन इज 8 into 10 raised to power -2. आप इसका स्क्वायर करेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर्स. half multiply by 29 multiply by 8 multiply by 10 raised to power -2 with a square on it. 0.0928 0.0928 joules, right? 0.0928 joules. Let's do the next part. The spring is released and expands quickly back to its original length. तो डेफिनेटली जो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है
that will be transferred to the ball in the form of kinetic energy. Calculate the increase in gravitational potential energy of the ball when the spring returns to its original length. तो बच्चों जब स्प्रिंग ऊपर जा रहा है तो इसकी लेंथ दोबारा से इंक्रीज हो रही है, स्प्रिंग ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी. सो यू कैन फॉर्म सच अ ट्राइंगल. ये मैंने एक्सटेंशन के हिसाब से ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है लाइक दिस. ठीक है, अब ये जो है ये चेंज इन हाइट है. दिस इज चेंज इन हाइट. यू हैव दिस एंगल इज 15 डिग्रीज and it is extended by the length of 8 into 10 raised to power minus 2 meters. 8 into 10 raised to power minus 2 meter. तो सबसे पहले स्टेप में आप डेल्टा एच फाइंड आउट करो. राइट, टू फाइंड डेल्टा एच आप यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की. आपने ऑपोजिट लेंथ फाइंड करनी है तो आप यूज़ करें साइन 15 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज़ डेल्टा एच डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज विच इज़ 8 into 10 raised to power minus 2. So sin 15 multiply by 8 into 10 raised to power minus 2. This value is 0.0207 meters. ठीक है, अब आपके पास चेंज इन हाइट आ गई है. नाउ टू फाइंड आउट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आप इसका सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो mg delta h. Mass of the ball is given in the question. The mass of the ball is 4.5 into 10 raised to power minus 2. 4.5 into 10 raised to power minus 2 multiplied by 9.81 multiplied by increase in height which is 0.0207. Substitute the values in the calculator. आपके पास आंसर आ जाएगा. भी आने तो दो यार. 9.14 into 10 raised to power minus 3. 9.14 into 10 raised to power minus 3 joules. The ball leaves the spring when the spring reaches the original length. Assume that the elastic potential energy of the spring is transferred to the ball. Calculate the speed of the ball as it leaves the spring. तो बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई. ठीक है, बिकॉज स्प्रिंग की हाइट भी इंक्रीज हुई है तो बॉल की भी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी. तो आप लोग लिखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू, बॉल की हाइट इंक्रीज हुई है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है. ठीक है, और बॉल मूव कर रही है तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड आउट की थी 0.0928. 0.0928. That has been converted into gravitational potential energy whose value is 9.14 into 10 raised to power minus 3 plus kinetic energy which is half times mass of the ball was 4.5 into 10 raised to power minus 2 v square. You have to solve it for the value of velocity with which the ball is leaving the spring. ठीक है, so 0.0928 minus that value, ठीक है, multiply by 2 divided by 4.5 into 10 raised to power minus 2 and under root of answer this is 1.93. आप कैलकुलेशंस को एक बारी खुद से भी देख लीजिएगा. आई हैव नो मार्क स्कीम इन फ्रंट ऑफ मी. आई एम लीविंग दैट अप टू यू. 1.93 meters per second. 1.93 meters per second. ठीक है, so the ball is leaving with this velocity. A ball comes to rest on a horizontal trap door of negligible mass at distance of d from its pivot, जो कि डायग्राम में यहाँ पर mentioned है. This is distance d as shown in figure 4.2. The trap door is in equilibrium when force F is 1.7 newtons. Calculate distance d. तो बच्चों यहाँ पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है?
इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज द वेट ऑफ द बॉल, ठीक है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉल विच कैन बी फाउंड यूजिंग द इक्वेशन W इक्वल्स mg, ठीक है। अब अबाउट द पिवट अगर आपने देखना है कि वेट किस साइड पर मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिस साइड पर फोर्स है उस साइड पर आप देखें ये किस साइड पर मूव कर रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अबाउट द पिवट फोर्स F की वजह से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So this moment or this direction of moment is clockwise. About this pivot in this direction is anti-clockwise direction. Right? अब mass given था, mass ball का दोबारा से देख लेते हैं. The mass of the ball was 4.5 into 10 raised power minus 2. Mass of the ball was 4.5 into 10 raised power minus 2. You have to find distance d. तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. क्लॉकवाइज मोमेंट इज वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस d, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज फोर्स F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स. लेकिन यहाँ पर उसने डिस्टेंस फाइंड करने को कहा है मीटर्स में, तो आपने 2 सेंटीमीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में. यू राइट इट एज 0.02. सो वेट विल बी 4.5 into 10 raised power minus 2 multiply by 9.81. डिस्टेंस d आपने फाइंड करना है. फोर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 1.7 multiply by 0.02. सो द ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन इज दिस डिस्टेंस d. आप डिस्टेंस d फाइंड आउट कर लें. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज करेक्टली इन द कैलकुलेटर्स ऑफ 1.7 multiply by 0.02 divided by 4.5 into 10 raised power minus 2 multiply by 9.81. ठीक है, आंसर इज 0.0770 आ रहा है. मैं यहीं पे इसको लिख रहा हूं 0.077. राइट. फोर्स F इज डिक्रीज्ड. अगर फोर्स F को डिक्रीज करोगे तो कौन सा मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. कौन सा मोमेंट डोमिनेट हो जाएगा, क्लॉकवाइज. स्टेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट ऑन द ट्रैप डोर. बच्चों जो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, रिलेटिवली जो मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा वो है क्लॉकवाइज मोमेंट. सो दिस विल स्टार्ट मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो आप लोग लिखेंगे इट विल मूव या इट विल टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Once again it was not that difficult question. इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी. ओह, करंट का क्वेश्चन, आपके फेवरेट क्वेश्चंस आ गए हैं. स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ. अच्छा बच्चों, एक किरचॉफ का कौन सा लॉ होता है, करंट लॉ होता है. एक होता है वोल्टेज लॉ. ठीक है, एक स्टार्ट होता है C से, एक स्टार्ट होता है V से. कैसे याद रखें कि कौन सा फर्स्ट लॉ है और कौन सा सेकंड लॉ है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले C आता है या V आता है. पहले C आता है ना, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो C वाला लॉ है, करंट वाला लॉ है, वो है फर्स्ट लॉ, और जो सेकंड लॉ है वो है वोल्टेज लॉ. ठीक है. सो व्हाट इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ का मतलब है, ही इज आस्किंग यू अबाउट द सेकंड लॉ विच इज वोल्टेज लॉ. क्या है वोल्टेज लॉ? कि एक क्लोज लूप में सम ऑफ वोल्टेज गेन्स आर इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स. इन अ क्लोज लूप, in a closed loop, sum of voltage gains is equal to the sum of voltage drops. राइट. और याद रहे कि वोल्टेज गेन बैटरी या सेल से होती है और वोल्टेज ड्रॉप जनरली रजिस्टर पे होती है. A battery of EMF 9 volts and negligible internal resistance is connected in series with a variable resistor X and thermistor Y as shown in figure 5.1. ओके बच्चों, ऊपर वाला जो रजिस्टर है वो वेरिएबल रजिस्टर है और नीचे जो है आपके पास ये एक थर्मिस्टर है. ओके, फिगर 5.2 shows the relationship between the temperature and the resistance of thermistor. याद रहे कि थर्मिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर दोनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं. राइट. द टोटल बैटरी EMF is 9 volts. Okay. The current in circuit is 1.1 into 10 raised power minus 2 amperes.
potential difference across Y is 4 volts. Calculate the resistance of X. Calculate the resistance of X. सबसे पहले आप देखिए आपके पास ये जो ग्राफ गिवन है ये किस चीज़ का ग्राफ गिवन है बच्चों? ये आपके पास रेजिस्टर का ग्राफ गिवन है, ये आपके पास थर्मिस्टर का ग्राफ है, और थर्मिस्टर के ग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विल ड्रॉप, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. ठीक है, आपको किस रेजिस्टर की वोल्टेज गिवन है? आपको Y की वोल्टेज गिवन है. द वोल्टेज ऑफ Y इज 4 वोल्ट्स. वोल्टेज ऑफ Y इज 4 वोल्ट्स. ठीक है, एंड द करंट दैट इज कांस्टेंट इन सीरीज, उस करंट की वैल्यू भी आपको गिवन है. दैट करंट इज 1.1 टाइम्स 10 raised to power minus 2 amperes. करंट इज 1.1 into 10 raised to power minus 2 amperes. याद रहे कि सीरीज में जो करंट होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल वोल्टेज इज 9 वोल्ट्स. अब उसने ऊपर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पूछा है तो नीचे अप्लाई भी कर रहा है. इस पूरे लूप में देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ वोल्टेज गेन, और वहाँ से कितनी वोल्टेज गेन हुई? 9 वोल्ट्स. याद रहे कि ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इससे सिंपल कुछ भी नहीं होता कि 2 रजिस्टर जो है उनको आप सीरीज में कनेक्ट कर दो. सिंपल बेसिक सर्किट है, ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है. राइट तो जनाब अगर 9 वोल्ट्स गेन हुई है तो 9 वोल्ट्स का ड्रॉप भी होना है. तो 9 वोल्ट्स के ड्रॉप के लिए 4 वोल्ट्स का ड्रॉप हुआ Y के अलॉन्ग, Y के क्रॉस. बाकी 5 वोल्ट्स किसके क्रॉस ड्रॉप होंगे बच्चों? 5 वोल्ट्स विल बी ड्रॉप्ड अलॉन्ग रेजिस्टर X. सो हेयर यू हैव द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर X. आपके पास उसकी वोल्टेज भी है, आपके पास उसका करंट भी है. सो आप लिखेंगे जनाब रेजिस्टर X की वोल्टेज जो है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर X इज 5 वोल्ट्स एंड इट्स करंट इज 1.1 अशारिया 10 raised power minus 2 amperes. V equals IR. ये तो बताया ना, V equals IR. Resistance is equal to voltage divided by current. Voltage is 5 volts and current is 1.1 times 10 raised power minus 2. Substitute the values in the calculator. 5 divided by 1.1 into 10 raised power minus 2. The resistance is coming out to be 454.5 है. आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हो. 455 ohms. 455 ohms. Right? The temperature of Y is changed to 190 degree Celsius. The resistance of X remains same. तो X की रेजिस्टेंस सेम है. X की रेजिस्टेंस कितनी है? X की रेजिस्टेंस है 455. वो कह रहे हैं कि जो प्रीवियस पार्ट में फाइंड कर ली वही कांस्टेंट है. 190 के कॉरेस्पॉन्डिंग थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो आप ग्राफ से 190 का जो टेम्परेचर है उसको ज़रा ट्रेस कीजिए. सो दिस इज़ 190. दिस इज़ 190 ना. What is the resistance corresponding to this temperature? That resistance is 25 ohms. ठीक है. So at the temperature of 190 degree Celsius, the resistance of Y, thermistor Y, is 25 ohms. Determine the potential difference across Y. जब रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगी. आप इसको पोटेंशियल डिवाइडर वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लें, विच इज वोल्टेज अक्रॉस Y इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस Y डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस X प्लस रेजिस्टेंस अलॉन्ग Y मल्टीप्लाई बाय टोटल अवेलेबल वोल्टेज विच इज 9 volts. Right? Resistance along Y is 25 divided by 455 plus 25 multiplied by 9 volts. ठीक है. 25 divided by 455 plus 25 multiplied by source voltage which is 9. आपके पास वोल्टेज आ रही है 0.469 volts. 0.469 volts. Right? The resistance of X is increased, the temperature of Y remains
190. By reference to the current in the circuit, state and explain the effect if there is any change to the potential difference across Y. जी बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा? रेजिस्टेंस ऑफ X प्लस रेजिस्टेंस ऑफ Y. तो जब आप X की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V इक्वल्स IR, आप करंट को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाओ. करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस. वोल्टेज ऑफ बैटरी इज कांस्टेंट, दैट इज 9 वोल्ट्स. ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ओवरऑल इंक्रीज हुई, करंट जो है डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टोटल करंट विल डिक्रीज, टोटल करंट विल डिक्रीज. क्यों? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट. तो जब करंट कम होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस वाई इज इक्वल टू आई टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ वाई. अब आप टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो कांस्टेंट है. करंट रिड्यूस होने से वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगी. तो आप लोग लिखेंगे एज करंट रिड्यूसेस, as current reduces, Vy will also reduce. ठीक है, क्योंकि रिलेटिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसकी वोल्टेज भी. लेकिन आपने अपनी जस्टिफिकेशन में करंट का रेफरेंस जरूर देना था बिकॉज ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि बाय रेफरेंस टू द करंट इन द सर्किट, करंट ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगी बिकॉज voltage is directly proportional to overall current in the circuit, right? अच्छा बच्चों, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा होगा. ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव? यस. ओके बच्चों, आपका नाइटमेयर वेव्स आ गया है. मेरा नाइटमेयर नहीं है बिकॉज मैंने पढ़ाया सही तरह से आप लोगों को, आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी. अब प्रैक्टिस कर लें. द लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी. बच्चों सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ आएगी एंड सच लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट. सच लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट. इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग. An interference pattern of bright and dark fringes forms on the semicircular screen or figure 6.1. अच्छा बच्चों, आपको पता है कि जनरली डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे वाइट लाइट इंसिडेंट करती है और आपके पास जहाँ पर मैक्सिमा आता है वहाँ पर आपके पास एक कलर्ड स्पेक्ट्रम बैंड आता है. लेकिन जब मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तो आपके पास बैंड नहीं आएगा बल्कि सिर्फ एक रे, सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट आएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर, राइट. The light has wavelength of 520 nanometers. The separation of lines in the grating is 3.8 into 10 raised power minus 6 meters. Determine the total number of bright fringes formed on the screen. अच्छा बच्चों, वो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितने बन सकते हैं. तो आपको पता है कि डाइफ्रैक्टेड लाइट कैन गो अप टू दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन इज मैक्सिमम एंड दैट एंगल कैन बी कंसिडर्ड एज 90 डिग्री. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमाज होने चाहिए, तो एन मैक्स फाइंड करें पहले. ठीक है, उसके लिए आपको थीटा भी मैक्सिमम कंसिडर करना पड़ेगा एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल इज 90 डिग्रीज. द फॉर्मूला इज डी साइन थीटा. डेफिनेटली यहाँ पर थीटा मैक्स फाइंड आउट करोगे इज इक्वल टू एन लैम्डा. द वेरिएबल इज दिस, राइट. D is given in the question, the value of D is 3.8 into 10 raised to power minus 6 sin 90 जो कि 1 हो जाएगा. n की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हो 520 नैनो इज 10 raised to power minus 9. ठीक है, माइक्रो इज 10 raised to power minus 6, नैनो इज 10 raised to power minus 9. Substitute the values in your calculators. So this will be 3.8 into 10 raised to power minus 6.
multiply by sin 90 divided by 520 into 10 raised to power minus 9. ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 7.307. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 7.31. ये वैल्यू अगर आपके पास 7.9 भी आ जाती तो इसने हमेशा राउंड डाउन होना है, इसका मतलब है 8th मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यू ऑलवेज हैव टू राउंड डाउन दिस वैल्यू बच्चों. सो दिस n बिकम्स 7. अब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, टोटल ब्राइट लाइंस कितनी फॉर्म होती हैं, एक n इज इक्वल टू 0 पर फॉर्म होती है बच्चों. 7 लाइंस ऊपर होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह इसकी सिमेट्री में 7 ही लाइंस नीचे होंगी, 7 नीचे 7 ऊपर, टोटल हो गई 14 और एक सेंटर में है. तो इसका फॉर्मूला भी याद रख लो. वैसे तो आपको चल गया कि इसका आंसर 15 है. इसका फॉर्मूला इज 2n+1. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14, 7 ऊपर 7 नीचे और एक 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, एक मिड वाली है, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 15. सो द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज 15. द लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट. याद रहे कि रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इसकी. स्टेट वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर दैन, लेस दैन और सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल लाइट. बच्चों रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ. ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे, स्टेट है ना, तो आप लिखो रेड लाइट हैज़ lesser frequency. State and explain the effect of this change on the number of bright fringes formed on the screen. Calculation is not required. अच्छा बच्चों, फॉर्मूला को देखो, d sin theta is equal to n lambda. ठीक है, d कांस्टेंट है, sin 90 की वैल्यू है. सो आप n को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाओ आउट ऑफ दिस इक्वेशन. n इज इक्वल टू d sin theta divided by lambda. In this equation d sin theta is constant. आपका n का और lambda का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स. तो इसका मतलब ये है कि रेड की वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर है, नंबर ऑफ मैक्सिमास और नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस विल बी लेसर. तो आप लोग लिखें रेड लाइट हैज़ greater wavelength या more wavelength ठीक है, as number of diffraction maxima या as n is inversely proportional as n is inversely proportional to lambda, n will decrease and number of bright lines will also decrease. आसान क्वेश्चन था, पेपर ये आसान है बच्चों, आपको सब आता है, आप लोगों ने स्लेट से सब सीख लिया. ओके, question number 7. A particle Q and particle R each are composed of one quark and one antiquark. What do you call the particles made up of quarks? Hadrons. ठीक है, and they are categorized into baryons and mesons. What are the mesons? Mesons are the particles made up of one quark and one antiquark. State the name of the class group of the particles that include Q and R. जी बच्चों, particles made up of one quark and one antiquark are called mesons. Right? Q has a charge of -1 e, where e is the elementary charge. इसकी वैल्यू डाटा में भी गिवन है, देख लो जाके. 1.6 times 10 raised to power minus 19. ठीक है. R has charge of 0. Complete figure 7.1 to show the possible second quark
in each. जी बच्चों, फर्स्ट क्वार्क जो है आपका स्ट्रेंज क्वार्क है, ठीक है। अब मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, आप अपनी नोटबुक्स पे लिखो। आपको पता है ना टोटल क्वार्क 6 होते हैं, 6 क्वार्क्स, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ठीक है, और चार्म और स्ट्रेंज। आप रूल लिख लो, CUT एक रूल बना लो, C फॉर चार्म क्वार्क, U फॉर अप एंड T फॉर टॉप, राइट। ये सारे वो क्वार्क्स हैं जिनका चार्ज है +2/3e। तो कट से याद रहेगा कौन कौन से 3, चार्म, अप और टॉप क्वार्क। बाकी कौन से रह गए? आपके पास रह गया स्ट्रेंज क्वार्क, डाउन क्वार्क और बॉटम क्वार्क। इनका चार्ज फिर ऑपोजिट होगा, विच इज -1/3, ठीक है। हाँ, इन तीनों क्वार्क्स के एंटी क्वार्क्स का चार्ज जो है, इनके जो एंटी क्वार्क्स हैं उनका चार्ज -2/3e होगा, और इनके जो एंटी क्वार्क्स हैं उनका चार्ज +2/3e होगा, राइट। ओके, आपके पास जनाब पहला आ गया स्ट्रेंज, ठीक है। स्ट्रेंज का चार्ज देखो कितना है, -1/3e। तो आपने क्या करना है, -1 करना है, तो आपको एडिशनल चार्ज जो चाहिए वो -2/3e होगा, ठीक है। तो वो इन वाले पार्टिकल्स का कोई एंटी पार्टिकल होगा जिनका चार्ज ये है। आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे -1/3e, स्ट्रेंज के साथ मैंने माइनस साइन ही लिखा, -1/3e -2/3e, आपके पास आंसर आएगा -1e, ठीक है। तो आपको एक चार्ज चाहिए, एक क्वार्क चाहिए -2/3e वाला, ठीक है। -2/3e वाला जो है वो चार्म, अप और टॉप का एंटी पार्टिकल है। तो यहां पर लिखें आप टॉप एंटी क्वार्क या अप एंटी क्वार्क कर लो, ठीक है। और नीचे देखें एंटी अप क्वार्क का चार्ज कितना होगा, एंटी अप का चार्ज होगा -2/3e। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको +2/3e का क्वार्क चाहिए, सो दैट द नेट चार्ज इज 0। तो +2/3e किसका होता है, सिंपली अप क्वार्क। एंड दिस इज हाउ you attempt a paper of 60 marks in one go. Congratulations to the ones who have completed paper, straight paper with me. We will be doing more papers and we are here to support you. Do like the video and do drop any possible suggestions in the comments. कुछ भी लिखना है, ठीक है। आपकी जो भी constructive criticism है, जो भी suggestions हैं, we will read them, we will respond to them and you will see कि हम आपके साथ इतने ही लॉयल हैं जितने आप भी अपने साथ लॉयल नहीं हैं। कीप वॉचिंग वीडियोज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।